तो हम शुरू कर रहे थे पीछे सबसे पहले एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। तो एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण और एल्किल हैलाइड के 3 रासायनिक गुण बताए थे। सबसे पहला रासायनिक गुण शुरू कर रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी एल्किल हैलाइड की पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इसको शॉर्ट में कहते हैं एनएसआर क्रिया। इसका मतलब क्या है, किसी नाभिक स्नेही का आगमन कराएंगे एल्किल हैलाइड पर तो हेलोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, नाभिक स्नेही जुड़ जाएगा। ठीक है ना। यानी नाभिक स्नेही को रिप्रेजेंट करते हैं एनयू माइनस से, तो ये होता है एनयू माइनस को नाभिक स्नेही कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला है आरएक्स, और किसी आरएक्स पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यानी ये हमारा एल्किल हैलाइड का सूत्र है, ये हमारा नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही अटैक करेगा आर पर, अटैक करेगा तो अटैक करने पर होगा क्या, जब नाभिक स्नेही आर पर अटैक करेगा तो ये एक मध्यवर्ती बनाएगा एन यू, ये डॉट डॉट डॉट, यानी ये नया बॉन्ड बनेगा, ये पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो एन यू होता है माइनस, तो आंशिक माइनस, आंशिक माइनस और इस पर आंशिक प्लस, ये हमारा एक मिडिल बन गया। मिडिल का मतलब मध्यवर्ती बन गया। इस मध्यवर्ती में से x माइनस हट जाएगा, इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा x माइनस का, और प्रोडक्ट बन जाएगा आर एन यू। इस आर एन यू प्रोडक्ट को कहते हैं नाभिक स्नेही उत्पाद। तो हम इस क्रिया में क्या जाने, हम इस क्रिया में ये जाने कि हमें न्यूक्लियोफाइल जो भी आएगा उस न्यूक्लियोफाइल को हेलोजन की जगह लगाना है। इसका मतलब एनएसआर हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पीछे से, आगे से क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आगे माइनस अगर ये आगे से अटैक करेगा तो प्रतिकर्षण लगता। क्यों, अगर न्यूक्लियोफाइल एनयू माइनस आगे से अटैक करता तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां से होगा, पीछे से होगा, तब जाकर कोई नाभिक स्नेही प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो ये तो नाभिक स्नेही प्रोडक्ट की एक छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन अटैकिंग ग्रुप के आधार पर इस नाभिक स्नेही क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है। तो नाभिक स्नेही जो क्रियाएं होती हैं वो कितने भागों में डिवाइड है, 2 भागों में। ठीक है ना। तो अगला जो भाग हम देखें वो है हमारा एनएसआर क्रिया के टाइप, नहीं यानी एनएसआर क्रिया के प्रकार। तो एनएसआर जो क्रिया है उसका टाइप देखना है। एनएसआर क्रिया 2 टाइप की है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। यानी एनएसआर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2, SN1 और SN2। SN1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर का मतलब इसको कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही क्रिया, और इसको कहते हैं द्विअणुक SN2। तो 2 का मतलब होता है द्विअणुक, इस 1 का मतलब एक अणुक, 2 का मतलब द्विअणुक। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे का बैक में चलना है, और बैक में हमने कभी वेग पढ़ा था, किसी क्रिया का वेग क्या होता है, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt का मतलब x का मतलब क्या है, सांद्रता बटे समय, और जो वेग होता है dx अपॉन dt, ठीक है, ये समानुपाती होता है क्रिया कारक की सांद्रता के। नहीं तो ये छोटी सी बात है, नहीं सबसे पहले हमें वेग को जानना है कि वेग क्या होता है। किसी क्रिया का वेग का मतलब सांद्रता बटे समय को वेग कहते हैं, और जो वेग होता है क्रिया का वो क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, ऐसा गुलबर्ग-वागे ने बताया था। इसको गुलबर्ग-वागे का नियम भी कहते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा रासायनिक साम्य कक्षा 11 में था। ठीक है, और वेग जो होता है वो निर्धारित होता है किसी क्रिया के वेग निर्धारक पद, और वेग निर्धारक पद का मतलब होता है उसे मंद पद कहते हैं। यानी किसी क्रिया का वेग जो होता है वो वेग निर्धारक पद पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो किसी रासायनिक क्रिया का वेग वेग निर्धारक पद पर निर्भर करता है। वेग निर्धारक पद को क्या कहते हैं, मंद पद कहते हैं किसी क्रिया का। तो हम शुरू करें सबसे पहले SN1। तो इसमें जैसे बताया 1 है, एक आणुक है, अर्थात ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनकी कोटि का मान 1 होता है, अर्थात जिनका वेग केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करता है, यानी किसी एक क्रिया कारक पर निर्भर करता है। हमारे सामने 2 क्रिया कारक है, एक क्रिया कारक तो RX है, एक NU माइनस है। तो हमारा जो वेग होगा वो किस पर निर्भर करेगा, केवल RX पर निर्भर करेगा, तो वो एकाणुक क्रिया बन जाएगी। और अगर हमारा वेग
अगर हमारा वेग dx अपॉन dt समानुपाती है rx और nu माइनस, अगर दोनों के समानुपाती है तो द्विअणु क्रिया बन जाएगी। अर्थात इसकी कोटि 1 है तो इसकी कोटि कितनी है 2, क्योंकि इसमें दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं एक साथ। तो जब किसी क्रिया में एक साथ दो क्रियाकारक भाग लेते हैं, दो का मतलब एल्किल हैलाइड भी भाग लेता है, नाभिक स्नेही भी भाग लेता है, तब जाकर वो द्विअणु क्रिया बन जाती है। और जब किसी क्रिया के अंदर केवल एक ही क्रियाकारक भाग लेता है एल्किल हैलाइड, तो वो SN1 क्रिया बन जाती है। ठीक है ना। लेकिन SN1 और SN2 को बांटा क्यों गया है, यानी इसके अंदर केवल एक ही क्यों भाग लेगा, इसके अंदर दो भाग क्यों लेंगे? तो इसके लिए तरीका क्या है, हम जानते हैं कि एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं? 3। और जो एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं उसके आधार पर इन क्रियाओं को बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो भाई पहला जो एल्किल हैलाइड होता है, ये मैंने एक एल्किल हैलाइड लिखा है, ये कितने डिग्री वाला हैलाइड है? 1 डिग्री वाला। ये भी 1 डिग्री वाला हैलाइड है। ये जो एल्किल हैलाइड है CHCl CH3, तो इसमें CHCl है, ये 2 डिग्री हैलाइड है। और एक हैलाइड है CH3 CH3, ये C और Cl, ये 3 डिग्री हैलाइड है। तो ये जो हैलाइड की नेचर है इसके आधार पर हमने SN1 और SN2 क्रियाएं बांटी गई है। ठीक है ना। SN1 और SN2 जो क्रियाएं बांटी है हमने, इसमें SN1 कौन देगा, SN2 कौन देगा? नहीं, ये हमें देखना है। तो ये जो 3 डिग्री हैलाइड है इसके आगे यहां माइनस है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है Nu माइनस, ये आगे से अटैक नहीं कर सकता और Nu माइनस पीछे से अटैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे जो है वो 3 मैथिल ग्रुप है। अर्थात ये जो 3 डिग्री हैलाइड है इसका प्लस आई प्रभाव ज्यादा है, अतः न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि त्रिविम बाधा आ गई। ठीक है ना। तो 3 डिग्री हैलाइड में त्रिविम बाधा है, तो 3 डिग्री हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल जो है वो ना आगे से अटैक कर पाता है ना पीछे से अटैक कर पाता है। ठीक है ना। तो पहला जो स्टेप है उसमें ना आगे से अटैक होगा ना पीछे से अटैक होगा, इसलिए 3 डिग्री हैलाइड की का जो वेग है dx अपॉन dt वो केवल 3 डिग्री हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए 3 डिग्री हैलाइड कौन सी क्रिया देगा? SN1। तो हम 3 डिग्री में क्या समझे? अरे भाई मैं ये बता रहा हूं कि एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के हैं, 1 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है। ये 1 डिग्री हैलाइड के उदाहरण है, ये 2 डिग्री हैलाइड के उदाहरण है, ये 3 डिग्री हैलाइड के उदाहरण है। तो मैंने कहा कि 3 डिग्री जो हैलाइड है उसके अंदर नाभिक स्नेही जो अटैक करता है, आक्रमण करता है, वो ना आगे से आक्रमण कर पाता ना पीछे से आक्रमण कर पाता है। इसलिए इसका जो वेग है इस क्रिया का 3 डिग्री हैलाइड से जो रासायनिक क्रिया बनेगी उस क्रिया का वेग केवल 3 डिग्री की सांद्रता पर निर्भर करेगा, नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है ना। इसलिए ये क्रिया SN1 हो गई, इसलिए इस क्रिया की कोटि 1 हो जाती है। और इसके अंदर क्या है, ये 1 डिग्री हैलाइड है तो इसके पीछे मैथिल नहीं है, इसमें प्लस आई प्रभाव कम है, इसलिए नाभिक स्नेही जो है वो आगे से अटैक नहीं करेगा पर पीछे से अटैक जरूर करेगा। तो इसमें एक बार में ही नाभिक स्नेही अटैक कर देता है। कितने डिग्री वाले हैलाइड पर? 1 डिग्री पर। इसलिए 1 डिग्री के अंदर वेग जो होता है dx अपॉन dt जो होता है वो 1 डिग्री पर भी निर्भर करता है और नाभिक स्नेही पर भी निर्भर करता है। इसलिए इस क्रिया की कोटि कितनी बन गई? 2। ठीक है ना। तो हमने SN1 और SN2 क्यों बांटा था? हमने SN1 और SN2 को इसलिए बांटा था क्योंकि एल्किल हैलाइड की नेचर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 डिग्री की बात कर रहे थे। 3 डिग्री में अटैक कहां से होगा, आक्रमण कहां से होगा? ना आगे से होगा ना पीछे से। किसका? नाभिक स्नेही का। तो नाभिक स्नेही ना आगे से आक्रमण करेगा ना पीछे से आक्रमण करेगा, इसलिए इसका वेग केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा? 3 डिग्री पर निर्भर करेगा। इसलिए इस क्रिया का नाम SN1 पड़ गया। 1 डिग्री हैलाइड में क्या स्थिति है? 1 डिग्री हैलाइड में नाभिक स्नेही जो होगा वो आगे से तो अटैक नहीं करेगा पर पीछे से अटैक जरूर करेगा, इसलिए इसका वेग दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए इस क्रिया को SN2 में रख दिया। ठीक है ना। तो SN1 क्रिया कौन देगा? SN1 क्रिया देगा 3 डिग्री हैलाइड। कौन देगा? 3 डिग्री हैलाइड। और SN2 क्रिया कौन देगा? SN2 की शुरुआत कौन करेगा? 1 डिग्री हैलाइड करेगा।
ठीक है। तो SN2 की शुरुआत 1 डिग्री हैलाइड करेगा। तो इसके आधार पर यदि हम एक एक अभिक्रिया का परिचय पढ़ें, SN1 और SN2 क्रिया का, तो इन क्रियाओं को आसानी से समझाया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें, जो हमने सीखा है कि हम सबसे पहले SN1 पढ़ रहे हैं, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का पहला भाग पढ़ रहे हैं SN1। और इस SN1 का पूरा नाम क्या है? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो इसका पूरा नाम है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। और इसमें क्या सीखे हम? SN1 का मतलब ऐसी क्रिया जिसकी कोटि 1 है, ऐसी क्रिया जिसका वेग केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करता है, Rx पर, यानी एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे SN1 क्रिया कहते हैं। तो SN1 क्रिया के अंदर कोटि कितनी हो जाएगी? 1। इसका वेग किस पर निर्भर करेगा? केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, यानी dx/dt समानुपाती Rx। और ये एल्किल हैलाइड जो होगा ये कितने डिग्री वाला होगा? 3 डिग्री वाला होगा, यानी जिसमें न्यूक्लियोफाइल ना आगे से अटैक कर पाए और ना ही पीछे से अटैक कर पाए, वो SN1 क्रिया का तरीका होगा, ठीक है ना। तो हमारे सामने स्थिति क्लियर है कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, dx/dt समानुपाती Rx होता है। और Rx कौन सा होता है? 3 डिग्री वाला होता है, यानी ये जो SN1 क्रिया है नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इस क्रिया की स्थिति को चेंज करें, SN1 क्रिया की स्थिति को, तो अगर हम इस क्रिया की क्रियाविधि देखें, SN1 क्रिया की क्रियाविधि देखें, तो हमें इस उदाहरण में 3 डिग्री हैलाइड लेना है। तो ये हमारे सामने 3 डिग्री हैलाइड है, CH3Cl, ये 3 डिग्री हैलाइड है, ठीक है ना। इस 3 डिग्री हैलाइड में नाभिक स्नेही पहले पद में अटैक नहीं करेगा, नहीं, इसके अंदर जो भी नाभिक स्नेही आएगा पहले पद में नहीं आएगा। इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें से Cl- निकलेगा, और Cl- निकलेगा तो CH3 तो C क्या बनेगा? प्लस। जब कार्बन पर 3 मैथिल ग्रुप है, कार्बन पर प्लस है, तो ये 3 डिग्री प्लस को क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। और 3 डिग्री कैटायन स्टेबल होता है, स्थायी होता है, क्योंकि कैटायन की स्टेबिलिटी ये होती है 3 2 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले पद में ये 3 डिग्री हैलाइड हुआ, और 3 डिग्री हैलाइड ने पहले पद में Cl- यानी उसके हैलाइड को निकाल दिया, और क्या बनाना पसंद किया? 3 डिग्री कैटायन बनाना पसंद किया। तो ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है। इसके बाद नंबर 2, ये जो 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, ये जो 3 डिग्री कार्ब कैटायन है C+, इस पर अब नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, और नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा तो इस नाभिक स्नेही के आक्रमण से प्रोडक्ट बनेगा CH3, और ये क्या हो जाएगा? Nu। इसको बोलेंगे नाभिक स्नेही क्रिया, ठीक है ना। तो SN1 क्रिया की क्रियाविधि नहीं, कितने पदों में है? 2। ये जो पहला पद है ये मंद है, और दूसरा पद कैसा है? तीव्र है। क्यों? क्योंकि दूसरे पद में प्लस से माइनस जुड़ रहा है, अतः दूसरा पद आयनिक है। कैसा पद है? आयनिक। इसलिए आयनिक क्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने नाभिक स्नेही प्रोडक्ट बन गया SN1 क्रिया का, नहीं क्या? तो SN1 क्रिया में छोटी सी समरी क्या सीखे हम? पहली बात, SN1 क्रिया क्या होती है? इसका पूरा नाम एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होता है। इसकी कोटि का मान 1 होता है। इसमें अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इस अभिक्रिया के अंदर एल्किल हैलाइड का क्रम क्या है? क्रियाशीलता का क्रम क्या है? SN1 क्रिया कौन से हैलाइड जल्दी देंगे? 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी सबसे जल्दी कौन से हैलाइड देंगे? SN1 क्रिया। 3 डिग्री हैलाइड सबसे जल्दी देगा SN1 क्रिया, उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है ना। 3 डिग्री जल्दी क्यों देगा? क्योंकि 3 डिग्री कैटायन अधिक स्थायी होता है, ठीक है ना। सबसे अधिक स्थायी 3 डिग्री कैटायन होता है। अगली बात क्या है? SN1 क्रिया की क्रियाविधि 2 पदों में पूरी होती है। SN1 क्रिया की क्रियाविधि कितने पदों में पूरी होती है? 2 पदों में।
पहले पद में 3 डिग्री कैटायन बनता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। पहला पद मंद होता है, दूसरा तीव्र होता है। अब इसमें वेग किससे निर्धारित होगा? मंद पद से। इसमें अभिक्रिया का वेग किससे निर्धारित करेंगे? हम मंद पद से निर्धारित करेंगे। तो इसके वेग का सूत्र क्या होगा? dx/dt समानुपाती 3 डिग्री हैलाइड। तो इसमें वेग किसके समानुपाती होगा? dx/dt समानुपाती होगा 3 डिग्री हैलाइड के। ठीक है ना? ये वेग किस पर निर्भर नहीं करेगा? वेग नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये हमारे सामने SN1 की समरी हो गई। ये SN1 क्रिया का उदाहरण है। लेकिन SN1 में जो प्रोडक्ट बना है, अगर हम इस प्रोडक्ट की स्थिति को बदल दें, SN1 क्रिया के प्रोडक्ट की स्थिति को बदल दें, तो इसके प्रोडक्ट की अगर स्थिति को चेंज करें, SN1 क्रिया के प्रोडक्ट की स्थिति को बदले, तो इसमें रेशमीकरण है। ये SN1 क्रिया है CH3 और ये न्यूक्लियोफाइल है NU। ये बनाता है SN1 क्रिया का प्रोडक्ट। लेकिन इसमें रेशमीकरण है, यानी इसका न्यूक्लियोफाइल दाईं ओर भी हो सकता है NuCH3। ये तो D+ हो सकता है, ये L- हो सकता है। अतः SN1 क्रिया में क्या पाया जाता है? रेशमीकरण पाया जाता है। ठीक है ना? तो SN1 क्रिया में क्या होगा? रेशमीकरण होगा। नहीं तो पहली बात SN1 क्रिया हम पढ़ रहे थे NSR क्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो क्रिया है उसके कितने भाग होते हैं? 2, SN1 SN2। ठीक है ना? सबसे पहले हम शुरू कर रहे थे SN1। ठीक है ना? और हमने SN1 क्रिया पूरी की है। अब SN1 की समरी क्या हुई? SN1 की समरी क्या है? फर्स्ट नंबर 1 कोटि बराबर कितनी? 1। SN1 की समरी क्या है? dx/dt समानुपाती Rx। ये भी समरी है, यानी इसमें एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। नंबर 3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt समानुपाती 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है ना? क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होगा SN1 में, उसके बाद 2 डिग्री हैलाइड होगा और उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड होगा। ठीक है ना? नंबर 5 SN1 क्रिया कितने पदों में होती है? 2 पदों में होती है। SN1 क्रिया में जो मध्यवर्ती बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कार्ब कैटायन कहते हैं। SN1 क्रिया के मध्यवर्ती को कैटायन कहते हैं। SN1 क्रिया के कितने पद होते हैं? 2। पहला जो पद होता है वो मंद होता है, दूसरे पद को क्या कहते हैं? तीव्र। ठीक है ना? SN1 क्रिया के वेग का निर्धारण किस पद से होता है? मंद पद से होता है। किससे नहीं होता? तीव्र पद से नहीं होता। ठीक है ना? नंबर 6 SN1 क्रिया में क्या पाया जाता है? रेशमीकरण पाया जाता है। तो रेशेमिनाइजेशन पाया जाता है, रेशमीकरण पाया जाता है, अर्थात ये D+ व L- बनाता है। ठीक है ना? ये SN1 क्रिया की समरी है, इसका एग्जाम्पल पीछे दिखाया था। पेपर में यदि इस क्रिया को पूछा जाएगा तो पेपर में इस तरह पूछा जाएगा SN1 क्रिया को। पेपर में SN1 क्रिया कैसे आएगी? उसने लिख दिया CH3 का होल 3 CBr। ठीक है ना? उसने यहां लिख दिया OH- और आगे लिख देगा CH3 का होल 3 COH। ठीक है ना? अब वो कहेगा इस क्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो हमने देखा ये जो हैलाइड है वो कितने डिग्री हैलाइड है? 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री को देखते ही पहचान गए कौन सी क्रिया देगा ये? SN1। हमारा न्यूक्लियोफाइल Nu- की जगह कौन है? OH- है, ये OH- लिख रखा है। तो जहां मैं Nu- लिखूंगा वहां क्या आ जाएगा? बस OH-। और इसकी क्रियाविधि को लिखोगे तो नंबर 1 पहले इसका पहला पद CH3 का होल 3 CBr और इसके पहले पद में क्या होगा? CH3 का होल 3 C+। और कौन बाहर निकलेगा? Br-। ये 3 डिग्री कैटायन बन जाएगा। 3 डिग्री कैटायन पर आक्रमण हो जाएगा CH3 का होल 3 C+। इस पर किसका आक्रमण होगा? OH- का, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा COH। ठीक है ना? तो 3 डिग्री प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। नहीं, ये SN1 क्रिया की मैकेनिज्म रही। इसका दूसरा तरीका, वो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि SN1 क्रिया की क्रियाशीलता बताइए।
ठीक है ना। तो SN1 क्रिया की क्रियाशीलता के लिए ऐसे उदाहरण दे देगा कि CH3CBr वे CH3Br, वो कहेगा इन दोनों में से SN1 क्रिया कौन देगा जल्दी, तो इन दोनों में से ये देगा, क्योंकि SN1 क्रिया कौन से हैलाइड आसानी से देते हैं, 3 डिग्री। यानी किस प्रकार के हैलाइडों की क्रियाशीलता ज्यादा होती है SN1 क्रिया में, 3 डिग्री हैलाइड की क्रियाशीलता अधिक होती है 1 डिग्री से। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगली जो स्थिति है वो है नंबर 2 SN2 क्रिया की। और SN2 क्रिया का पूरा नाम बताया, इसको कहते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। अर्थात ऐसी क्रिया जिसकी कोटि का मान तो होता है और जिसका वेग मतलब dx/dt समानुपाती होता है Rx पर भी Nu माइनस पर भी, यानी एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। और इस क्रिया की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, 1 2 3, यानी कौन से हैलाइड जल्दी देंगे SN2 क्रिया, 1 डिग्री हैलाइड आसानी से देगा SN2 क्रिया। ठीक है ना। तो अगर हम SN2 क्रिया की मैकेनिज्म देखें तो SN2 क्रिया की मैकेनिज्म आसानी से याद की जा सकती है। जैसे ये CH H और ये Br है। ठीक है ना। यानी ये कितने डिग्री हैलाइड है हमारे सामने, 1 डिग्री हैलाइड। इसके पहले स्टेप में किसका आक्रमण होगा, नाभिक स्नेही का। लेकिन मैंने कहा नाभिक स्नेही सामने से आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि Br क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्रतिकर्षित होगा। इसलिए नाभिक स्नेही कहां से आक्रमण करेगा, इस क्रिया में पीछे से आक्रमण करेगा। तो इसमें आक्रमण कहां से होगा, पीछे से आक्रमण होगा। तो क्या बनेगा, CH ये H ये डॉट 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 Br ये H और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया हमारा Nu। इस पर आंशिक माइनस और ये आंशिक प्लस, ये हमारा मध्यवर्ती बन गया। ठीक है ना। इस मध्यवर्ती को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी संक्रमण अवस्था। तो आप SN1 क्रिया की SN2 क्रिया की मैकेनिज्म देख रहे हो, और SN2 क्रिया की मैकेनिज्म में नाभिक स्नेही कहां से आक्रमण कर रहा है, पीछे से आक्रमण कर रहा है। पीछे से आक्रमण कर रहा है तो संक्रमण अवस्था बन रही है, पहले स्टेप में ही आक्रमण हो रहा है, संक्रमण अवस्था बन रही है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये CH ये हाइड्रोजन इधर प्रतिस्थापित हो जाएगा और H, और इस जगह कौन जुड़ जाएगा, Nu। तो ये नाभिक स्नेही विपरीत दिशा में जुड़ गया। ठीक है ना। तो जिस दिशा में Br है उसके विपरीत में नाभिक स्नेही जुड़ा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिलोमन। इसको क्या कहते हैं, प्रतिलोमन, या इसको कहते हैं प्रतीपन। क्या कहते हैं, प्रतीपन। प्रतिलोमन या प्रतीपन की परिभाषा क्या है, अरे भाई आक्रमणकारी समूह का किसी प्रतिस्थापी समूह के विपरीत जुड़ना। ठीक है ना। हमारा आक्रमणकारी समूह कौन है, नाभिक स्नेही है। हमारा प्रतिस्थापी समूह कौन है, Br माइनस है। तो नाभिक स्नेही Br माइनस के विपरीत जुड़ा है, और इसको क्या कहा जाएगा, प्रतिलोमन या प्रतीपन। प्रतीपन का मतलब होता है उल्टा होना, और इस प्रतीपन को बताया किस वैज्ञानिक ने, वाल्डन ने। अतः इसका नाम वाल्डन प्रतीपन है। तो यह हमारे सामने SN2 क्रिया की मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है। इसकी क्रियाविधि एक ही पद में पूरी हो रही है। ये पहला स्टेप, पहले स्टेप में नाभिक स्नेही आक्रमण कर गया। ठीक है ना, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बन गई, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जुड़ी गया, यानी प्रोडक्ट बनी गया इसका। ठीक है ना। तो SN2 क्रिया के पद कितने हैं, ये क्रिया कितने पद में होती है, एक पद में पूरी होती है। इसके मध्यवर्ती को क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। प्रतीपन की परिभाषा क्या है, प्रतीपन किसे कहा जाता है, किसी नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापी समूह के विपरीत दिशा में जुड़ना। किसी नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापी समूह के विपरीत दिशा में जुड़ना प्रतीपन कहलाता है। ठीक है ना। अगर हम इस क्रिया की समरी देखें, नहीं SN2 क्रिया की समरी देखें, तो आप SN1 और SN2 दोनों में आसानी से डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है ना। तो पहले मैं एक बार समरी दिखा दूं SN2 की। SN2 में क्या सीखा हमने, dx/dt समानुपाती Rx और Nu माइनस, दोनों पर निर्भर करता है इसमें, क्योंकि पहले पद में ही नाभिक स्नेही का आक्रमण हो जाता है Rx पर, एल्किल हैलाइड पर। दूसरी बात, इसकी कोटि कितनी हुई, 2, इस क्रिया की कोटि का मान हो गया 2। ठीक है ना। तीसरी बात क्या है,
तीसरी बात है इसका जो मध्यवर्ती है, इसके मध्यवर्ती को क्या कहते हैं? इसके मध्यवर्ती को संक्रमण अवस्था कहते हैं। इसमें क्रियाशीलता का क्रम क्या है? कौन सा हैलाइड आसानी से क्रिया देगा? इसके अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी सबसे अधिक क्रिया कौन देगा? 1 डिग्री हैलाइड देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है ना। इस क्रिया में क्या पाया जाता है? प्रतिपन। प्रतिपन किसे कहते हैं? आक्रमणकारी समूह का किसके विपरीत जुड़ना? प्रतिस्थापी के विपरीत जुड़ना क्या कहलाता है? प्रतिपन। इस प्रतिपन को किसने बताया? वाल्डन ने बताया। अतः इसका पूरा नाम क्या पड़ गया? वाल्डन प्रतिपन। ठीक है ना। नहीं तो ये बात समझ में आई SN1 और SN2 क्रिया। कल हम अगला टॉपिक देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे SN1 और SN2 क्रिया के उदाहरण और इसमें अंतर। ठीक है ना। तो कल का हमारा टॉपिक होगा SN1 व SN2 में विभेद। ठीक है ना। तो पहले इन दोनों क्रियाओं को अच्छी तरह देख लेना। नहीं, क्रियाशीलता, मध्यवर्ती, कोटि, प्रतिपन, नहीं ये आज आपको याद करना है। उसके बाद कल हम शुरू करेंगे SN1 SN2 में विभेद। ठीक है ना। अब जब आपके ये दोनों याद हो ही जाएंगे तो विभेद करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना। तो विभेद आसानी से हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में विभेद।